मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि राष्ट्र, राज्य और राष्ट्र राज्य की संकल्पना है। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे कि राज्य क्या है, उसके बाद हम राष्ट्र की बात करेंगे और फिर राष्ट्र राज्य की बात करेंगे। तो राज्य जो है ये क्या है कि ये राजनीतिक इकाई से संबंधित है। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय इकाई से संबंधित है। जबकि जब राष्ट्र हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक इकाई। ठीक है, जब मतलब लोगों की भावनाएं अपने जो उनका राज्य होता है, उनका देश होता है या प्रशासनिक इकाई जो होती है उससे संबंधित होती है तो वो राष्ट्रीय भावना होती है। ठीक है, यानी कि ये भावनात्मक सांस्कृतिक पक्ष है। और राष्ट्र राज्य जो है इससे तात्पर्य है कि जब किसी प्रशासनिक इकाई में या मतलब जैसे कोई देश हो गया या कोई राज्य हो गया तो उसकी वो जो राजनीतिक इकाई है उसकी सीमा क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें अपने उस प्रशासनिक इकाई विशेष के लिए जब मतलब वो भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर अपने राज्य के लिए या अपने राष्ट्र के लिए मतलब वो की भावना के आधार पे उनमें एकता होती है, यानी कि वो क्या कहलाता है, राष्ट्र राज्य। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें इन तीनों शब्द का अंतर पता होना चाहिए कि राज्य जो है वो राजनीतिक इकाई से संबंधित है, प्रशासनिक इकाई। राष्ट्र शब्द जो है वो सांस्कृतिक तत्व है या सांस्कृतिक इकाई है जो कि लोगों की भावना से संबंधित है, इसका भावनात्मक पक्ष है। और राष्ट्र राज्य से तात्पर्य है जब किसी राज्य विशेष में या किसी प्रशासनिक इकाई विशेष में रहने वाले लोगों की अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए भावनात्मक लगाव होता है, वो भावनात्मक रूप से अपने राज्य से जुड़े हुए होते हैं, तो वो राष्ट्र राज्य कहलाता है। अब हम इनमें एक एक करके इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य के बारे में। ठीक है, तो राज्य जो है वो क्या काम करता है कि देश की जनता और राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, तो राज्य जो है वो राजनीतिक इकाई ही है जिसमें कि विश्व का संपूर्ण धरातल और प्रत्येक मानव संबंधित है। ये व्यवहारिक शासन करने वाली इकाई है और राज्यों के राजनीतिक और भौगोलिक प्रारूप में अत्यधिक विविधता होती है। ठीक है, राज्य जो है ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों की भौगोलिक और राजनीतिक प्रारूप एक जैसे, बल्कि उसमें विविधता होती है। विविधता किन कारणों से होती है, वो भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से हो सकती है, प्रशासनिक स्वरूप में या उनके सांस्कृतिक स्वरूप में, सैनिक स्वरूप में आदि। विभिन्न राष्ट्र जो है वो एक दूसरे से विभिन्न आधारों पर भिन्नता रखते हैं, विविधता रखते हैं। तो प्रत्येक राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां यानी कि इसमें शामिल है स्थिति, विस्तार, जलवायु, धरातल, वनस्पति, मिट्टी, कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन आदि जो विविध भौगोलिक परिस्थितियां हैं, और प्रशासनिक स्वरूप उस राज्यों का, फिर सैनिक और सांस्कृतिक स्वरूप जो है, इन सब की दृष्टि से एक राज्य जो होता है वो दूसरे राज्य से भिन्नता रखता है। और ये जो भिन्नता होती है इसी में ही मतलब राज्य विशेष की शक्ति और उसके विकास की दर या विकास की मात्रा जो होती है वो इस भिन्नता के द्वारा नियंत्रित होती है और परिचालित होती है। तो हम राजनीतिक भूगोल जो है उसमें क्या करते हैं, राष्ट्र राज्य क्षेत्र के अंतर्निहित संबंधों के निरूपण और विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक भूगोल जो है ये मुख्य रूप से राष्ट्र राज्य क्षेत्र के अंतर्निहित संबंधों के निरूपण और विश्लेषण पर केंद्रित है। तो एक राज्य जो होता है उसकी क्षेत्रीयता या स्थानिकता राजनीतिक भूगोल के अध्ययन का मुख्य बिंदु होती है। अब अगर हम राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र ही देख लें तो इसमें क्या होता है कि किसी भी देश विशेष की राजनीतिक सीमाएं, उसका वैविध्यपूर्ण क्षेत्रीय स्वरूप और इस विविधता को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य से
प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु देश का जो प्रादेशिक आधार पर पृथक पृथक प्रशासनिक संस्थाओं में विभाजन होता है, एक ही केंद्र से संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के प्रशासन को संचालित करने और राष्ट्र की सूत्रबद्धता को बनाए रखने हेतु जो कार्य किए जाते हैं वो सब राजनीतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हम राज्य को एक भौगोलिक इकाई के रूप में अगर हम देखें तो राज्य शब्द जो है ये अंग्रेजी में स्टेट कहलाता है। ठीक है, जो कि ट्यूनिक भाषा के स्टेटस शब्द से बना है, और ऐसा जो क्वेंटिन स्किनर हुए हैं उन्होंने ऐसा बताया है। भूगोलविदा जो होते हैं वो राज्य को एक भौगोलिक इकाई कहते हैं और राजनीतिक भूगोल में राज्य के विविध भौगोलिक स्वरूपों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो राज्य जो है ये दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकाएक कोई राज्य अस्तित्व में आ जाता है, बल्कि लंबे समय तक ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक राज्य परिणाम होता है, जिसका स्वरूप और कार्य जो होता है वो स्थान और समय के संदर्भ में परिवर्तित होता रहता है। कि आज किसी राज्य विशेष के जो कार्य है या जो स्वरूप है, जरूरी नहीं है कि वो आज से 100 साल बाद भी वैसा ही रहे, बल्कि समय और स्थान के संदर्भ में किसी भी राज्य विशेष का स्वरूप और उसके कार्य जो होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें राज्यों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो राज्य जो होते हैं उनकी संस्थाएं अर्थात उनके प्रशासनिक अंगों की भौतिकता है। राज्य के संचालन हेतु बनाई गई सभी संस्थाएं जो होती हैं वो क्षेत्र मूलक और स्थानिक भौतिक इकाइयां हैं, अर्थात ये जो संस्थाएं होती हैं ये कहाँ स्थित है और देश के अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में उनकी क्या स्थिति है, इसका प्रशासनिक प्रभाव में निर्णायक भूमिका रहती है। तो औपनिवेशिक काल जो था उस समय क्या था कि यूरोपीय देश जो थे उनके उपनिवेश विस्तार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संपूर्ण विश्व जो था उसके जो देश थे वे न्यूनाधिक रूप में यूरोपीय तकनीकी, यूरोपीय संस्कृति और राजनीतिक मूल्यों के प्रभाव से प्रभावित हुए। क्योंकि जो औपनिवेशिक काल था उस समय क्या था कि यूरोप जो था वो सबसे मतलब अधिक विकसित महाद्वीप था, वहां के देश जो थे वो सबसे अधिक विकसित थे, वहां पे तकनीकी ज्ञान बहुत अधिक था। लेकिन यूरोप हम जानते हैं कि आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और उससे बड़ा यूरोप है। तो यूरोप में क्या था कि जनसंख्या उस समय अधिक थी और तकनीकी ज्ञान उनका अधिक था, लेकिन वहां पर संसाधन और जो धरातल था वो कम था। तो इसकी वजह से वहां के जो देश थे उन्होंने बाहर दूसरे देशों में क्या करा कि अपने उपनिवेश स्थापित करने प्रारंभ किए। ठीक है, तो औपनिवेशिक काल में यूरोपीय देशों के उपनिवेश विस्तार के परिणाम स्वरूप विश्व के जो विभिन्न देश थे वहां पर यूरोपीय तकनीकी उनकी संस्कृति उनके राजनीतिक मूल्यों का प्रभाव पड़ा। कहा जाता है ना कि यथा राजा तथा प्रजा, तो जहां पर यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए वहां पर उनकी छाप पड़ना मतलब निश्चित था कि उनकी न्यूनाधिक मात्रा में उनका प्रभाव पड़ना ही था, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा भी होती है। तो उत्तर उपनिवेशवादी दौर में क्या हुआ कि विश्व की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का द्रुत गति से वैश्वीकरण हुआ। अब अगर हम राज्य की परिभाषाओं की बात करें कि विभिन्न भूगोलवेताओं के अनुसार राज्य की क्या परिभाषा दी गई है, तो कार्लसन जो हुए हैं उन्होंने कहा है कि राज्य का क्षेत्र ग्लोब का वह भाग है जिसकी सीमा में उसकी सर्वोच्च सत्ता होती है तथा वहां के निवासियों और साधनों पर प्रशासन होता है। ठीक है, यानी कि देखो इसमें भी कार्लसन ने राज्य को सीमाबद्ध किया है कि उस सीमा के अंदर उसकी सर्वोच्च स्थिति होती है और वहां रहने वाले जो लोग होते हैं, जो वहां के संसाधन होते हैं, उनका ऊपर उसका ही प्रशासन होता है राज्य का।
पॉन्स जो हुए हैं, इन्होंने कहा कि राज्य जो होता है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसका राजनीतिक संगठन स्थानीय निवासियों के द्वारा प्रभावशाली ढंग से हो और एक सरकार हो जिसका क्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण हो, यानी कि राज्य जो होता है उसके वो एक सरकार के द्वारा नियंत्रित प्रशासित होता है। प्रोफेसर मूडी जो है उनके अनुसार राज्य मात्र क्षेत्र अथवा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति से निर्मित नहीं है, अपितु यह एक अति जटिल संगठन है जिसमें कि क्षेत्र, मनुष्य और उनका आपसी संबंध सम्मिलित रूप से एक इकाई बनाता है जिसका एक व्यक्तित्व और चरित्र होता है जो कि अन्य सभी राज्यों से भिन्नता रखता है। यानी कि मूडी ने कहा कि राज्य जो होता है उसमें क्षेत्र भी है और वहां रहने वाले मनुष्य भी, और उनका आपसी संबंध जो होता है वो राज्य को एक क्षेत्रीय इकाई बनाता है। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि राज्य जो होता है वो एक भौगोलिक इकाई है जिसमें 3 तत्व है, यानी कि क्षेत्र, मानव और राजनीतिक संगठन शामिल है, और इन तथ्यों का अस्तित्व एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है और इनके सामूहिक स्वरूप को ही राज्य कहा जाता है। अब अगर हम विश्व में जो ऐतिहासिक काल हुआ है उसमें राज्यों के विकास को देखें कि प्राचीन काल में राज्य कैसे थे, मध्य काल में कैसे थे और फिर आधुनिक काल में राज्य किस प्रकार थे, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो राज्यों का जो विकास है, यानी राज्यों का जो वर्तमान स्वरूप है वो एक लंबे विकास का परिणाम है। ठीक है, राज्य व्यवस्था भी उतनी ही प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव, क्योंकि मानव जो है वो अपने स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। तो जब मानव का अस्तित्व आया धरातल तो उसने अपने आप मतलब राजनीतिक इकाई का भी निर्माण किया, और राज्य व्यवस्था उतनी ही प्राचीन मानी जा सकती है जितना कि मनुष्य। तो एक राज्य का विकास जो होता है वो सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक वातावरण का परिणाम होता है। ठीक है, ये तीनों ही कारक उसको प्रभावित करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक वातावरण। अब हम बात करते हैं कि राज्य के विकास की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर हम विकास को 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं, जैसा अभी बताया मैंने, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो अब हम इसमें देखते हैं कि प्राचीन काल में राज्यों की क्या स्थिति थी। प्राचीन काल में क्या था कि राज्य व्यवस्था का प्रारंभ कब और कहां पर हुआ ये निश्चित ज्ञात नहीं है, क्योंकि राज्य जो है वो ऐतिहासिक विकास का प्रतिफलन है। अगर हम मिस्र की बात करें, अलग अलग देशों की, तो राज्य के वास्तविक स्वरूप का उद्भव जो है वो मिस्र में सबसे पहले हुआ। ठीक है, मिस्र की 3 महाद्वीपों अफ्रीका, यूरोप और एशिया के संदर्भ में स्थिति है। ठीक है, और यही इसकी शक्ति के विकास का मतलब मूल कारण था। शक्ति के विकास पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि अगर आप लोगों ने विश्व मानचित्र मिस्र के इजिप्ट की स्थिति देखी होगी तो वो अफ्रीका के तो उत्तर पूर्वी कोने में है ही, और ऊपर उसके यूरोप है और उत्तर पूर्व में एशिया महाद्वीप है। तो इन तीनों के संदर्भ में मिस्र की जो स्थिति थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और इसी वजह से मिस्र जो है उसका विकास हुआ, और राज्य के वास्तविक स्वरूप का उद्भव जो है वो मिस्र में ही सर्वप्रथम माना जाता है। अब ग्रीस और इटली के बारे में बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से संगठित रूप में ग्रीस और इटली के नगर राज्यों का प्रमुख स्थान रहा है। ठीक है, प्राचीन जो बड़े बड़े और प्रमुख नगर हुए हैं जैसे कि एथेंस, स्पार्टा, फ्लोरेंस, पीसा आदि जो प्रमुख नगर हैं वो ग्रीस और इटली में ही स्थित थे, और इनके पतन का प्रमुख कारण विस्तारित क्षेत्र पर सफलतापूर्वक नियंत्रण न कर पाना। इन राज्यों का पतन क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार तो बहुत अधिक कर लिया, लेकिन ये लोग उस क्षेत्र पर मतलब एक प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रख सके। अब हम रोम की बात करें तो पश्चिमी जगत में रोमन साम्राज्य का प्रारंभ जो है वो 350 बीसी से, ठीक है, में हुआ, जब रोम के नगर राज्यों ने इटली के नगर राज्यों को जीतना प्रारंभ किया।
तो रोमन साम्राज्य का प्रसार हुआ। पहले तो इटली और जो ग्रीस था वो विकसित अवस्था में थे, लेकिन जब उनका पतन होने लगा तो रोमन साम्राज्य के जो देश थे उन्होंने उन इटली के नगरों पे अपना आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ किया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। प्रोफेसर मूडी ने रोमन साम्राज्य की व्यवस्था को एक विशाल राजनीतिक राज्य की संज्ञा दी है, जिसमें कि राज्य के तीनों तत्व, मनुष्य, तीन तत्व होते हैं राज्य के, मनुष्य, क्षेत्र और संगठन, राजनीतिक संगठन जो है उसके स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। और यहाँ पर कानून व्यवस्था भी सफल थी रोमन साम्राज्य में, और प्रशासन की सफलता के हेतु सड़कों को यहाँ पर विशेष रूप से महत्व दिया गया था, क्योंकि सड़कें जो थी वो ही उनके पूरे साम्राज्य के विभिन्न भागों को, मतलब रोम से जो उनका मुख्य नगर था वहां से संयुक्त करती थी, जोड़ती थी। तो प्राचीन समय में राजनीति का संबंध जो है वो सत्ता से, अर्थात अनुशासन व्यवस्था से तो था, परंतु शासन से नहीं था। ठीक है। 16वीं शताब्दी तक देश का राजा सम्राट देश की सुरक्षा का संरक्षक था, परंतु सही अर्थों में आज की तरह शासक नहीं था। ठीक है। वो क्या था? सत्ता थी, राजा संरक्षक था पर शासक नहीं था प्राचीन समय में। अब हम बात करेंगे मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल जो है रोमन साम्राज्य ईसा से 4वीं शताब्दी में समाप्त हो गया। ठीक है, उसका अंधकार युग प्रारंभ हुआ। इसके बाद अंधकार युग प्रारंभ हुआ जब रोमन साम्राज्य के नगरों का मतलब पतन शुरू हो गया, धीरे धीरे करके पतन हो गया, जिसमें कि धीरे धीरे सामंतवाद की व्यवस्था का विकास हुआ अंधकार युग में। ठीक है। और सत्ता, अर्थव्यवस्था और जीवन को विकेंद्रीकृत कर दिया गया, जिसके निम्न स्तर पर भूमिहर था। तो धार्मिक भावना के रूप में चर्च का पूर्ण प्रभाव हो गया था इस समय अंधकार युग में, जब रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा था। और दमन व्यवस्था के कारण निम्न और मध्यम वर्ग में क्रमशः विद्रोह की भावना जो है वो उत्पन्न होने लगी थी, जन्म लेने लगी थी। फिर 14वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोप जो है वो विश्व की घटनाओं का केंद्रीय रंगमंच रहा। जो अधिकांश वैश्विक घटनाएं हुई वो यूरोप में हुई। और 1500 तक इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि का यूरोप में विकास हुआ, इन देशों का। और उपरोक्त कालों यानी प्राचीन और मध्य काल में राज्य की शक्ति और कानून का केंद्रीकरण जो है वो व्यक्ति विशेष में रहा। ठीक है, जनता के पास नहीं था। तो राज्य जो है वो आधुनिक युग के इतिहास की उपज है और एक नई सामाजिक कृति है। 15वीं-16वीं शताब्दी में क्या था कि यूरोपीय पुनर्जागरण और धार्मिक सांस्कृतिक सुधारों के साथ राज्यों का विकास प्रारंभ हुआ वापस से धीरे धीरे। और 1780 के दशक में औद्योगिक क्रांति, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोपीय शताब्दी, जो कि 1815 से 1914 तक मानी जाती है, की नींव डाली। ठीक है। इस समय क्या हुआ कि यूरोप जो है वो मतलब वहां पर यूरोपीय देशों का बहुत अधिक मतलब विकास हुआ और विश्व भर में यूरोपीय वर्चस्व, यूरोपीय आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रसार और अधिकार का ये युग था। यूरोपीय शताब्दी के नाम से जाना जाता है, जो कि 1815 से लेकर के 1914 तक माना जाता है। इस समय क्या हुआ कि यूरोपीय देश जो थे उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों में अपने उपनिवेश स्थापित करने प्रारंभ किए और यूरोपीय ज्ञान, संस्कृति, जीवन पद्धति, उत्पादन तकनीक, राजनीतिक व्यवस्था का प्रसार हुआ। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि यूरोपीय देश विश्व के सबसे संपन्न और शक्तिशाली देश बन गए। तकनीकी ज्ञान उनके पास था ही। ठीक है। और समुद्री परिवहन में भी वो अग्रणी थे, क्योंकि यूरोप जो है उसकी अधिकांश जो पश्चिमी सीमा है देशों की वो समुद्र से लगती है, तो वो समुद्री परिवहन में भी अग्रणी थे। यूरोपीय राज्य व्यवस्था और यूरोप की जो राज्य की यूरोपीय परिकल्पना वो सर्वव्यापी बन गई पूरे विश्व में। और यूरोपीय देश जो थे वो अपने उपनिवेशों की स्थापना के साथ एक तरह से विश्व के स्वामी बन गए। तो इस प्रकार मध्यकाल का जो उत्तरार्ध का चरण था, उस समय विश्व में यूरोपीय देशों का प्रभाव जो था वो सर्वव्यापी हो गया। अब हम जो आधुनिक नगर हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि आधुनिक काल के जो नगर हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।